Hello and good morning everyone. I welcome you all Eduwards News Analysis. Today is 20th January 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. ये हमारा फ्रंट पेज है. यहाँ पर हमारी एक न्यूज़ है जो हमें डिस्कस करनी है. सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम फर्म ऑन अपॉइंटिंग गे लॉयर एज अ हाई कोर्ट जज. इसमें हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकलते हैं उसको हम यहाँ देखेंगे. नेक्स्ट हम मूव करते हैं एडिटोरियल सेक्शन की तरफ. यहाँ पर पॉस्को एक्ट के को पूरे 10 साल हो चुके हैं इस एक्ट को आए हुए, तो उसका पूरा यहाँ पे एनालिसिस किया गया है. नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे, इस न्यूज़ को हम यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं. यहाँ पे कोलिजियम के द्वारा दो लॉयर्स के नाम सजेस्ट किए गए थे. तो यहाँ पे पार्लियामेंट ने क्या किया, उन दोनों के नाम को फिर से रिकंसिडरेशन के लिए भेजा है. तो यहाँ पे इशू ये आ रहा है कि एक मद्रास हाई कोर्ट के लिए एंड बॉम्बे हाई कोर्ट के लिए ये दो लॉयर्स का नाम यहाँ पे सजेस्ट किया गया था. किसका किसका? आर जॉन सत्यान एंड सोमेशकर सुदर्शन. तो इन दोनों का नाम यहाँ पे सजेस्ट किया गया था. अब इशू ये आ रहा है कि आईबी की एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने एक यहाँ पे जो एक लॉयर ने यहाँ पर एक वेब पोर्टल में एक आर्टिकल शेयर किया जो कि थोड़ा जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनको क्रिटिसाइज कर रहा था. ठीक है, तो यहाँ पे इसी बेसिस पे यहाँ पे ये कहा गया कि इनका जो नाम है आप इसको फिर से एक बार आप रिकंसिडर कीजिए. तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे ये कहा कि हमारे सिटीजन को यहाँ पर क्या है, ऑल सिटीजन्स हैव द राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. हमारे सिटीजन को ये राइट है, किसका? राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन. किस आर्टिकल के अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए. आपको यहाँ पे ये आर्टिकल याद रखना है. अब ये आर्टिकल न्यूज में है तो आपको ये श्योर है कि क्वेश्चन में कहीं ना कहीं से हमारे एग्जाम में इससे क्वेश्चंस बनेंगे. इसके बाद यहाँ पे क्या कहा है, एक्सप्रेशन ऑफ व्यू बाय कैंडिडेट डज नॉट डिसएंटाइटल हिम टू होल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिस सो लॉन्ग एज अ पर्सन प्रपोज फॉर जजशिप इज अ पर्सन ऑफ कॉम्पिटेंस मेरिट एंड इंटीग्रिटी. इसमें इन्होंने ये कहा कि अगर कोई पर्सन, कोई कैंडिडेट अपने एक्सप्रेशंस यहाँ पे व्यू कर रहा है, ठीक है, वो अपने एक्सप्रेशंस यहाँ पे व्यू कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को यहाँ पर होल्ड नहीं कर सकता है. ठीक है, इसमें यही बात की गई कि अगर कोई भी इंसान है उसके पास राइट है कि वो अपने स्पीच और एक्सप्रेशन का उसके पास राइट है. अगर कोई भी इंसान यहाँ पे अपने एक्सप्रेशन को, अपनी चीज़ों को, क्या व्यू को यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहा है, तो यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि वो जो पर्सन है वो एंटाइटल नहीं है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को होल्ड करने के लिए. यहाँ पर क्या जरूरी है कि वो पर्सन कैसा है. जो भी पोस्ट है, जो भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, हम यहाँ पे जज की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी पोस्ट है तो उसमें हमें क्या देखना है, उसकी मेरिट देखनी है. ठीक है, उसकी इंटीग्रिटी देखनी है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन की इंटीग्रिटी को होल्ड कर पा रहा है या नहीं. ठीक है ना, उसका कॉम्पिटेंस देखना है. तो हमें इस बेसिस पे पर्सन को अपॉइंट करना है, ना कि इस बेसिस के पे कि उसने क्या, वो कौन से आर्टिकल शेयर कर रहा है, क्या न्यूज़ शेयर कर रहा है, उसके जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है वो किस तरीके से है. ठीक है, तो यहाँ पे बस इसी के बारे में बताई गई है. मेनली यहाँ पे हमारा क्या आ जाता है कि हमें यहाँ पे क्या देखना है, हमें यहाँ पे कैंडिडेट की मेरिट, उस पर्सन का जो कॉम्पिटेंस है और उसकी जो इंटीग्रिटी है, हमें उस बेसिस पे उसको सेलेक्ट करना है, ना कि उसके जो व्यूज़ हैं पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को लेकर कि वो किस तरीके से. अब यहाँ पे उन्होंने ठीक है शेयर किया, इससे हमें कोई इशू नहीं. तो यहाँ पे बस ये बात आ रही है कि वो क्या है, गवर्नमेंट के थोड़ा सा अगेंस्ट हो गया है ना, बट ज़रूरी नहीं कि उन्होंने तो सिर्फ एक आर्टिकल शेयर किया था जो कि एक डिबेट व्यू था और वो रियलिटी थी. तो इसमें इस बात को हम यहाँ पे इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि हम यहाँ पे, हमें मेनली यहाँ पे क्या देखना है, पर्सन का मेरिट देखना है, उसका कॉम्पिटेंस देखना है, उसकी इंटीग्रिटी देखना है. नेक्स्ट हम मूव करते हैं यहाँ पे, वुमेन ऑफिसर्स इन कमांड सून. अब इसको हम हमारे सोसाइटी पेपर से रिलेट कर सकते हैं. कहाँ पर, किस टॉपिक के अंदर? वुमेन एम्पावरमेंट में. ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट में इस न्यूज़ को हम कवर कर सकते हैं. अब देखिए ये न्यूज़ क्या है, इसमें यहाँ पर जो लेफ्टिनेंट कर्नल टू कर्नल, यहाँ पे विमेंस को यहाँ पे प्रमोशन दिया जा रहा है. ठीक है, उनकी जो पोस्ट है वो यहाँ पर बढ़ाई जा रही है. पहले लेफ्टिनेंट कर्नल तक था, अब वो कर्नल तक आ चुकी हैं. ठीक है, यहाँ पे उनकी इसकी बात की गई. तो टोटल 244 विमेन कैंडिडेट्स हैं और वैकेंसी कितनी है, 108 की. तो देखते हैं कि इस वैकेंसी को कितनी विमेन फिल कर पाती हैं. तो देखिए यहाँ पे हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट निकलता है इसमें. अब ठीक है, ये प्रमोशन हो रहा है, इसमें हम क्या देख रहे हैं, participation of women in
ईच एरियाज, है ना, जितने भी एरियाज है। अब हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, विमेन का पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आर्मी में विमेन कैसे आ सकती हैं, है ना, बहुत बड़ा है कि आर्मी में मेनली हमें यहाँ पे फिजिकल हेल्थ की बात की जाती थी, कि फिजिकल देखा जाता था मेनली, है ना, कि कितनी स्ट्रांग है कितनी स्ट्रांग नहीं है, क्या विमेन जो है आर्मी में आकर सही तरीके से काम कर पाएंगी या नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात आर्मी की नहीं, यहाँ पे हम देख रहे हैं विमेन का पार्टिसिपेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, अब हम इक्वालिटी की तरफ मूव कर रहे हैं, यहाँ पे जो हम यहाँ पे जेंडर न्यूट्रलिटी की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा विमेन का पार्टिसिपेशन देख रहे हैं हर एक फील्ड में, है ना। जैसे कि यहाँ पे आर्मी में हमें अब दिख रहा है विमेन का पार्टिसिपेशन, कोई भी फील्ड हो, मेडिकल में देखिए, आर्मी में देखिए, पायलट भी, यहाँ पे बहुत सारी जो विमेन्स है वो पायलट के लिए उन्होंने अप्लाई किया, पायलट बनी है विमेन। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से विमेन है, विमेन का एम्पावरमेंट हो रहा है। विमेन यहाँ पर हर फील्ड में अब पार्टिसिपेट कर रही हैं, इवन पार्लियामेंट में भी अब हमें यहाँ पे विमेन का पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है। बट अभी भी यहाँ पर हमें एक जो विमेन का एक्चुअल पार्टिसिपेशन होना चाहिए पार्लियामेंट में, जो एक्चुअल पार्टिसिपेशन होना चाहिए विमेन का, वो अभी हमें नहीं है। यहाँ पे उतनी ज़्यादा विमेन रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। यहाँ पे एक बिल था विमेन का, विमेन रिप्रेजेंटेशन बिल एक्ट, जिसमें यहाँ पे 33% विमेन को रिजर्वेशन की बात की गई। अभी भी इस बिल को यहाँ पे एक्ट नहीं बनाया गया है। तो हमें अब यहाँ पे इंश्योर करना होगा कि हम इस तरीके की बिल लेकर आए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे विमेन का क्या देख सकें, पार्टिसिपेशन हर एक फील्ड में देख सकें। इससे क्या होगा, विमेन का एम्पावरमेंट होगा, ठीक है। और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वो पार्टिसिपेट करेंगी तो डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है उसमें हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। अब हम हमारे मेन सेक्शन की तरफ आते हैं। अब देखिए हमारी पहली न्यूज़ है जजेस अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। इसमें क्या है, दिल्ली हाई कोर्ट ने 2017 में एक लॉयर का नाम अपॉइंट किया था। उनका नाम क्या है, एक लॉयर का नाम अपॉइंट किया, उनका नाम है सौरभ कृपाल, ठीक है, सौरभ कृपाल। इनका नाम दिल्ली हाई कोर्ट की कोलिजियम ने यहाँ पे अपॉइंट किया, ठीक है। अब 2017 में किया था, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट के जज ने, मतलब सुप्रीम कोर्ट में जो कोलिजियम है, उन्होंने भी फिर जो हाई कोर्ट के जज के लिए क्या होती है, सुप्रीम कोर्ट की कोलिजियम में देखें, जो कोलिजियम होती है यहाँ पे 2 टाइप की हुई सुप्रीम कोर्ट में। एक होती है जिसमें CJI होती हैं प्लस 4 वहाँ के जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं उनका कोलिजियम होता है, जो क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो अदर जजेस हैं उनका अपॉइंट करते हैं। और हाई कोर्ट के जज के लिए यहाँ पे CJI होते हैं प्लस 2 जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, हाई कोर्ट के जो जज हैं उनके अपॉइंटमेंट के लिए यहाँ पे नाम सजेस्ट करते हैं, नाम अपॉइंट करते हैं। अब यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट ने एक नाम सजेस्ट किया था सौरभ कृपाल जी का, कि एज अ दिल्ली हाई कोर्ट जज के लिए। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पे 2021 में इनका नाम सजेस्ट किया, ठीक है। अब ये नाम यहाँ पे सजेस्ट किया, ये नाम गया कहाँ, पार्लियामेंट के पास, ठीक है। अब ये नाम सजेस्ट होने के बाद जब कोलिजियम कोई नाम सजेस्ट करती है उसके बाद ये पार्लियामेंट के पास जाता है। तो पार्लियामेंट ने क्या किया है, इसको, इनके नाम को रिकंसिडरेशन के लिए भेजा है, ठीक है। अब ये क्यों भेजा है, यहाँ पर एक रिपोर्ट आई है, रॉ की एक रिपोर्ट आई है। पूरा यहाँ पे जब भी किसी जज का अपॉइंटमेंट होता है तो यहाँ पे उनका पूरा एक इन्वेस्टिगेशन किया जाता है कि वो किसी तरीके की अनएथिकल या फिर किसी क्राइम में इन्वॉल्व तो नहीं है। तो यहाँ पे रॉ की एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया गया है कि इनके जो रिलेशन है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो रॉ की रिपोर्ट आई है उसमें ये बताया गया है कि इनके क्या है, एक रिलेशन है किसके साथ, स्विस नेशनैलिटी के साथ इनके एक रिलेशन है, मतलब कि ये क्या है, गे हैं, ठीक है। तो उनके इस बेसिस पे, अब देखिए गे हैं, तो इस बेसिस पे जो गवर्नमेंट है उन्होंने इसका नाम रिकंसिडरेशन के लिए भेजा है। अब देखिए ये जो LGBT की यहाँ पे जो हमारे यहाँ इंडिया में जो राइट्स हैं उसको यहाँ पे वो कर दिया, आर्टिकल जो 377 है, ये कब आया था, आप सभी को पता होगा, नतिन सिंह जौहर को केस था, नतिन सिंह जौहर केस 2018 में, जिसमें LGBT जो कम्युनिटी थी इसको यहाँ पे लीगलाइज कर दिया गया है ना, यहाँ पे अब ये नहीं रह गया। बट यहाँ पे देखिए हमें ये एक्ट कहाँ, गवर्नमेंट में ही देखने को मिल रहा है कि गवर्नमेंट सिर्फ इस बेसिस पे, उनके जो पर्सनल रिलेशंस है, पर्सनल उनकी जो लाइफ है, तो इस बेसिस पे यहाँ पे गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या किया है कि सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम को यहाँ पे
रिकंसिडरेशन के लिए भेजा है इनके नाम के लिए। तो यहाँ पे बट सुप्रीम कोर्ट ने बैकआउट कर दिया। इन्होंने ये कहा है कि यहाँ पे उनको एज अ जज आपको अपॉइंट करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इशू क्या आता है कि जब भी कोई कोलिजियम गवर्नमेंट को नाम अपॉइंट करती है किसी भी लॉयर का, किसी भी जज के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे अगर गवर्नमेंट इसको रिकंसिडरेशन के लिए भेजती कोलिजियम के पास कि आप इस नाम को एक बार फिर से रिकंसिडर कीजिए, अगर कोलिजियम उस नाम को फिर से गवर्नमेंट के पास भेज देती है, यहाँ पे आपको पॉइंट कैच करने की जरूरत है कि अगर कोलिजियम फिर से उस नाम को गवर्नमेंट के पास भेज देती है कि आप इसको फिर से क्या कीजिए, मतलब कि हमने इसे कंसिडर कर लिया है, आपको इसी पर्सन को एज अ हाई कोर्ट जज अपॉइंट करना है या कुछ भी, ठीक है, तो यहाँ पे फिर गवर्नमेंट के ऊपर ये बाइंडिंग हो जाता है कि आप उस पर्सन को यहाँ पर अपॉइंट करेंगे। आपको एक पॉइंट क्लियर होगा, ठीक है। अगर गवर्नमेंट रिकंसिडरेशन के लिए भेजती कोलिजियम के पास और कोलिजियम ने फिर से वही नाम सजेस्ट किया गवर्नमेंट को, तो यहाँ पे फिर गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग हो जाता है कि आप उसे ही एज अ जज यहाँ पर अपॉइंट करेंगे। तो आई होप आपको यहाँ पे ये क्लियर हो गया होगा कि मतलब उनकी ये जो LGBTQ राइट्स थे उस बेसिस पे हमें यहाँ पे उनको एडवोकेट नहीं करना है, उसकी एडवोकेसी पर हमें यहाँ पे हाथ नाम नहीं उठाना है। यहाँ पे हमें उनका क्या देखना है, हमें मेरिट बेसिस देखना है। हमने अभी बात की थी, मेरिट देखना है उस पर्सन की, वहाँ पे उस पर्सन की इंटेग्रिटी के बारे में बात करनी है, ठीक है, उसका कॉम्पिटेंस है उसको देखना है, उसकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है इट डजेंट मैटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो कोलिजियम, इससे यहाँ पे 3 जजेस की केसेस भी हैं। फर्स्ट जज केस कब आया था, 1981 में। इसमें क्या था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिकमेंड्स ऑन जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स एंड ट्रांसफर कैन बी रिफ्यूज्ड। तो इसमें क्या था, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वो क्या करते हैं, जुडिशियल अपॉइंटमेंट के लिए यहाँ पे रिकमेंडेशन देते हैं और उनका जो ट्रांसफर होता है उसको वो अगर वो चाहें तो उसको रिफ्यूज भी कर सकते हैं। सेकंड जज केस कब आया था, 1993 में। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या इंट्रोड्यूस किया था, कोलिजियन सिस्टम। यहाँ पे पहले क्या था, सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे CJI जो है हमारे, वो ही नाम अपॉइंट करते थे जुडिशियल अपॉइंटमेंट के लिए, रिकमेंड करते थे। बट सेकंड जज केस आया जिसमें कोलिजियन सिस्टम आया, ठीक है ना। फिर थर्ड जज केस आता है 1998 में। इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट ऑन प्रेसिडेंट्स रेफरेंस आर्टिकल 143 एक्सपेंडेड द कोलिजियम टू 5 मेंबर बॉडी कंप्राइजिंग द CJI एंड 4 ऑफ हिज सीनियर मोस्ट कलीग्स। अब यहाँ पे जो थर्ड जज केस आता है उसमें जो हमारा कोलिजियम, जो हमारी बॉडी थी उसको थोड़ा सा क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया। अब इसमें 5 मेंबर हैं। 5 कौन कौन से, अभी हमने यहाँ पे बात की थी CJI जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, और जो 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। यहाँ पे आपको याद रखना है, सीनियर मोस्ट जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनका यहाँ पे कोलिजियम होता है। तो इस बॉडी को थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया गया। आई होप आपको ये क्लियर होगा। हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पॉस्को एक्ट को रिव्यू किया गया। अब पॉस्को एक्ट क्या है आप सभी को पता होगा। ये एक्ट आया था 2012 में। किस लिए आया था, यहाँ पे यूएन का एक कन्वेंशन था, राइट्स ऑफ चाइल्ड। इसको यहाँ पे इसके कॉन्सिक्वेंसेस पे, ये यूएन का कन्वेंशन है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस पे यहाँ पे पॉस्को एक्ट आया था, ठीक है। पॉस्को एक्ट क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअलिटी ऑफेंसेस। ये 2012 में आया था। अब 2012 से आज के टाइम पे देखिए 2023 चल रहा है, मतलब कि 2022 में इसको पूरे 10 साल हो चुके हैं। तो इसका यहाँ पे पूरा रिव्यू किया गया है कि पॉस्को एक्ट ने क्या क्या काम किया। अब देखिए पहले हम इस पॉस्को एक्ट के फीचर की बात कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। पॉस्को एक्ट अगर हम फीचर्स की बात करें तो पॉस्को एक्ट में यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स हैं। पहले ये कैसा है, ये जेंडर न्यूट्रल है। कैसा है ये, जेंडर न्यूट्रल है। मतलब यहाँ पे कोई या तो मेल हो या फीमेल है, ये इसमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है। अगर वो बच्चा है, चाइल्ड है, 18 ईयर से अगर वो कम है, लेस देन 18 ईयर है, तो चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उसके साथ अगर कोई क्राइम हुआ है, कोई ऑफेंस हुआ है, ठीक है ना, कोई ऐसे सेक्सुअल हैरेसमेंट वगैरह कुछ भी हुआ है, तो यहाँ पे क्या है, जो पुलिस है हमारी वो एक्शन लेगी, ठीक है ना, उसके अगेंस्ट यहाँ पे एक्शन लिया जाएगा। दूसरा क्या आता है, इसमें क्या है, अंडर एज 18 है, ठीक है ना। अगर कोई भी पर्सन, जो कोई भी बच्चा कितना है, अंडर 18 है, तो वो इस एक्ट के अंदर आता है। थर्ड इसमें क्या बताया गया है,
इसमें ये डिफ्रेंशिएट किया गया है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें को बताया गया, जैसे कि आपके साथ क्या हो रहा है, मान लीजिए सेक्सुअल अब्यूज़, ठीक है, इसमें सेक्सुअल अब्यूज़ है, हरासमेंट है, ठीक है, पोर्नोग्राफी, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, तो इसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड करेंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई भी केस आते हैं तो इसमें यहाँ पे तुरंत ही एक्शन लिया जाएगा। फोर्थ क्या आ जाती है, इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है ऑफेंस को रिपोर्ट करने की। मतलब कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 साल पहले पुराना केस है, अगर 5 साल पहले कुछ हरासमेंट हुआ था, कोई सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ था, तो आप मान लीजिए 5 साल या 10 साल हो गए उस चीज़ को हुए, फिर भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट अपनी फाइल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, नो टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग अ केस। उसके बाद यहाँ पे क्या किया जाता है, फिफ्थ यहाँ पे क्या पॉइंट आता है, जो विक्टिम की यहाँ पे जो आइडेंटिटी है उसको डिस्क्लोज करके रखते हैं। यहाँ पे विक्टिम की आइडेंटिटी को क्लोज नहीं किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे ये सारे जो क्या है हमारे पॉस्को एक्ट के फीचर्स हैं, तो इसमें बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स जो हैं इंक्लूड किए गए। अब इसका यहाँ पे रिव्यू किया गया है पॉस्को एक्ट का, कि फीचर्स तो आप सभी को यहाँ पे समझ में आ गए होंगे, इसमें आई होप आपको कोई इशू नहीं होगा। अब देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पे हमें इशू कहाँ देखने को मिल रहा है, इश्यूज क्या है इसके साथ, हम उसकी बात कर रहे हैं। इश्यूज यहाँ पे ये है कि वैसे तो ये जेंडर न्यूट्रल है, ठीक है, हमने यहाँ पे बात करी किसकी, जेंडर न्यूट्रल की, कि ये कैसा है, जेंडर न्यूट्रल है। बट अभी तक हम अगर केसेस की बात करें कि यहाँ पे सिर्फ मेल का जो हम कन्विक्शन रेट देखें कि कितने विक्टिम है, मेल विक्टिम कितने हैं, तो अगर यहाँ पे देखा गया अगर 1000 पॉस्को के अंदर कोई केस आ रहा है तो उसमें से सिर्फ 8 जो है वो कैसे हैं, मेल हैं। तो जो मतलब मेल विक्टिम का कन्विक्शन रेट है वो बहुत ही ज़्यादा लो है। या तो वो इस वजह से नहीं आते कि अगर वो लड़का है, लड़के के साथ कुछ ऐसा हैरेसमेंट हो ही नहीं सकता। एक मेंटालिटी बनी होती है ना हमारी माइंड में कि अगर वो लड़का है वो उसके साथ कैसे यहाँ पे हैरेसमेंट हो सकता है। तो यहाँ पे यहाँ पे जो मेल विक्टिम का कन्विक्शन रेट है वो बहुत ही ज़्यादा लो है। अगर हमारे पास 1000 केसेस आ रहे हैं पॉस्को के अंदर तो उसमें से सिर्फ 8 ही केस हैं जिसमें मतलब मेल विक्टिम को यहाँ पे रिपोर्टिंग की गई है। नेक्स्ट इसमें क्या आता है, इसमें सेकंड इशू ये है कि जो भी मतलब स्टेटमेंट है, पॉस्को एक्ट ने क्या प्रोवाइड किया है, रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेक्टेड चाइल्ड बाय विमेन सब इंस्पेक्टर एट द चाइल्ड रेसिडेंस और अ प्लेस ऑफ चॉइस। पॉस्को एक्ट के अंदर ये प्रोविजन है कि जो भी विक्टिम है, कोई भी बच्चा है, ठीक है ना, उसके साथ कोई भी प्रॉब्लम विक्टिम है, वो किसी भी चीज़ से अफेक्ट हुआ है, तो वहाँ पे आप या तो जहाँ पे बच्चे को मतलब कि आसानी हो, जहाँ पर भी वो कंफर्टेबल हो, तो यहाँ पे क्या होगा, जो विमेन सब इंस्पेक्टर होंगी वो क्या करेंगी, वहाँ पे उसका वो स्टेटमेंट लेंगी और उसकी रिकॉर्डिंग और ऑडियो का पूरा यहाँ पे प्रावधान है, ठीक है। ये पॉस्को एक्ट के अंदर प्रोवाइड किया गया है। बट इसमें इशू क्या आ रहा है कि हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, ठीक है। पहली बात क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑडियो और वीडियो के लिए यहाँ पे हमारे लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। कई बार क्या होता है यहाँ पे फिर डायरेक्टली, क्योंकि जब बच्चों को हम यहाँ पे पुलिस स्टेशन लेकर जाएं या फिर कहीं ट्रायल के लिए जब लेकर जाएं, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इसका जो इम्पैक्ट होता है वो बच्चे के माइंड पे पड़ता है। यहाँ पे हमें साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट देखने को मिल सकते हैं। इसलिए यहाँ पे ये प्रोविज़न प्रोवाइड किया गया है पॉस्को एक्ट के अंदर कि जो बच्चे का जो स्टेटमेंट है वो कहाँ लिया जाएगा, एक विमेन कैंडिडेट जो विमेन सब इंस्पेक्टर होंगी वो लेंगी और वहाँ पे ये ऑडियो और वीडियो यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा। बट यहाँ पे 2 इशू आ रहे हैं। पहली बात, यहाँ पे जो हमारे पास क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पे लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है। दूसरा यहाँ पे क्या आ रहा है, जो विमेन है हमारी, ठीक है ना, विमेन सब इंस्पेक्टर हैं, उनका जो स्टाफ है उसमें बहुत ज़्यादा कमी है। यहाँ पे ओनली 10% विमेन स्टाफ है। यहाँ पे देखिए, द नंबर ऑफ विमेन इन द पुलिस फोर्स इज जस्ट 10%, तो बहुत ही ज़्यादा लो है। एंड मैनी पुलिस स्टेशन हार्डली हैव विमेन स्टाफ। यहाँ पे कुछ ही पुलिस स्टेशन है जहाँ पे विमेन स्टाफ आपको देखने को मिलेंगी और कुछ ऐसे पुलिस स्टेशन है जहाँ पे विमेन स्टाफ है ही नहीं। यहाँ पे फिर थर्ड इशू क्या आता है हमारा, जो यहाँ पे फाइलिंग केस है, इसमें ये बताया जाता है कि आपको 90 दिन के अंदर यहाँ पे चार्ज शीट जो होती है उसको फाइल करना होता है। जो भी कोई ऑफिसर है उसको 90 दिन के अंदर 90 डेज के अंदर यहाँ पे चार्ज शीट फाइल करनी होती है। अगर 90 डेज के अंदर चार्ज शीट फाइल नहीं करी कुछ भी, तो यहाँ पर फिर क्या है, जो पर्सन है वो बेल के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकता है,
ठीक है। तो यहाँ पे फिर पुलिस ऑफिसर्स क्या करते हैं, जब भी अगर कोई माइनर का केस आता है, 18 से कोई नीचे का आता है, कुछ भी माइनर केस आता है, तो यहाँ पे जो डायरेक्ट कौन देखता है इसको, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है फिर डायरेक्ट उस केस को देखती है, उसके ऊपर वो सुपरवाइज करती है। तो इस केस पे, इस सिनेरियो में क्या होता है, जो हमारी पुलिस होती है वो 60 दिन के अंदर ही चार्जशीट फाइल कर देती है, जिससे कि क्या हो जाता है, जो ऑफेंसर है यहाँ पे, जिसने ऑफेंस किया है, तो वो क्या करता है, उसको यहाँ पे टाइम कम मिल जाता है, मतलब कि वो 60 दिन के अंदर ही उसके बाद वो क्या कर सकता है, बेल के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, उसको बेल मिल सकती है। तो यहाँ पे ये एक इशू आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि इसमें पॉस्को एक्ट के अंदर ये भी है कि आपको 2 महीने के अंदर उस केस का यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की बात होती है, ठीक है। यहाँ पे फिर क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन की बात होती है, तो पुलिस ऑफिसर को यहाँ पे 2 महीने के अंदर उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन उस केस की करनी होती है। अब यहाँ पे फिर जो ऑफिसर्स होते हैं उनके ऊपर क्या हो जाता है, एक प्रेशर सा क्रिएट हो जाता है कि उनको 2 महीने के अंदर रिपोर्ट देनी होती है। तो यहाँ पर फिर वो क्या करते हैं कि जो उनको ऊपर से डेटा मिलता है, यहाँ पर फिर इन्वेस्टिगेशन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होती। अब देखिए यहाँ पे हम देखते हैं, इन 2015 द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इंट्रोड्यूस अ स्कीम टू क्रिएट अ इन्वेस्टिगेशन यूनिट ऑन क्राइम अगेंस्ट वुमेन विच हैज टू बी मेड अप 15 police officers with at least 1/3 comprising women officers headed by additional in each district। इसमें 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने क्या किया, एक स्कीम इंट्रोड्यूस की, जिसमें उन्होंने क्या क्रिएट किया, इन्वेस्टिगेशन यूनिट ऑन क्राइम अगेंस्ट वुमेन। इसमें से उन्होंने बोला कि इसमें टोटल 15 पुलिस ऑफिसर्स होंगे, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, 15 पुलिस ऑफिसर्स होंगे और 1/3 जो होंगे उसमें से कौन होंगी, वुमेन होंगी, और ये हर डिस्ट्रिक्ट में होगा। इसका एम क्या है, इसका मेन एम ये है कि वो क्या करेंगे, यहाँ पे प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होगा। इट एम्स वॉज टू इंश्योर क्वालिटी इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पे हमें मेनली किस बात पे इंश्योर करना है कि हमारे जो इन्वेस्टिगेशन हो क्वालिटी इन्वेस्टिगेशन हो। तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन में यहाँ पे मेनली हमें वुमेन का भी यहाँ पे पार्टिसिपेशन चाहिए होता है, क्योंकि कई बार कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो सिर्फ वुमेन के साथ होता है ना, कि हम किसी के साथ थोड़ा कंफर्टेबल हो पाते हैं। तो अगर वुमेन का रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे पॉस्को एक्ट के अंदर ये है कि जो कोई भी जो बच्चा है उसका जो स्टेटमेंट है, जो जिसके ऊपर क्राइम ऑफेंस हुआ है, जो ऑफेंडेड पर्सन है, तो उसके ऊपर उसकी जो रिकॉर्डिंग होगी, उसका जो स्टेटमेंट होगा, वो कौन लेगा, जो वुमेन सब इंस्पेक्टर होगी। बट हमें यहाँ पर क्या देखने को मिल रही है, वुमेन स्टाफ में बहुत ही ज्यादा कमी देखने को मिल रही है। इसलिए इसको इस यूनिट को लेकर आया गया है, ताकि यहाँ पे क्या ज्यादा से ज्यादा वुमेन का रिप्रेजेंटेशन देख सके यहाँ पे हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है, ताकि वो अच्छी तरीके से हो सके। यहाँ पे फिर नेक्स्ट इशू क्या आता है, पुअर कन्विक्शन रेट, ठीक है। यहाँ पर क्या है, पुअर कन्विक्शन रेट है हमारे पास, मतलब लोगों को पता होता है कि हाँ ये क्राइम हुआ है, इसके साथ ये चीजें हुई हैं, बट वो क्या करते हैं, उसको रिपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। अब पॉस्को एक्ट के अंदर ये भी एक प्रोविजन है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई बच्चा है, आप उसको जानते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई बच्चा है ABXYZ कुछ भी मान लीजिए, उसके साथ क्राइम हुआ है और आपको पता है कि हाँ उसके साथ ये अब्यूज हुआ है, ये कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है, कोई ऑफेंस हुआ है उसके साथ, तो यहाँ पे ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप क्या कीजिए, यहाँ पे रिपोर्ट फाइल कीजिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके ऊपर भी यहाँ पे क्या एक्शन लिए जा सकते हैं। तो ये पॉस्को एक्ट के अंदर यहाँ पे ये प्रोविजन है, तो इसलिए इसके कारण हमें यहाँ पे थोड़ा तो यहाँ पे देखने को इम्प्रूवमेंट मिला है, यहाँ पे मतलब लोग रिपोर्ट कर रहे हैं। बट अगर जो हम इन रियलिटी में देखें, फिर भी हमारे पास क्या पुअर कन्विक्शन रेट है, लोग जो है उसको एक्शन रिपोर्ट ही नहीं करते हैं। प्रोविजन मैंडेट द रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ द प्रोसिक्यूटर बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट। जुडिशियल मजिस्ट्रेट आर नीदर कॉल्ड फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन ड्यूरिंग ट्रायल नॉट दोज हु रिट्रैक्ट देयर स्टेटमेंट पनिश्ड। तो इसमें यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन की फिर नेक्स्ट यहाँ पे इशू आता है एक मेडिकल एग्जामिनेशन। जब जो भी जैसे कि कोई फीमेल, यहाँ पे कोई फीमेल है, उसके साथ कोई सेक्सुअल अब्यूज हुआ है, तो जब यहाँ पे उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, तो यहाँ पे ये हमें कई बार देखा गया, ऐसा बहुत सारे इंस्टेंसेस आए हैं जो 2 फिंगर टेस्ट है, जो 2 फिंगर टेस्ट इसको बैन कर दिया गया है, फिर भी इसका यूज किया जा रहा है। बहुत सारे मेडिकल एग्जाम्स में हमने ये देखा है कि 2 फिंगर टेस्ट का यहाँ पे यूज किया जा रहा है, जो कि बैन है। तो ये बहुत बड़ा इशू है, हमें यहाँ पे इसको चेंज करने की जरूरत है। अब देखिए यहाँ पे एज का एक इशू आ जाता है, एज ऑफ
determination of juvenile delinquent is guided by the Juvenile Justice Care and Protection of Child Act. No such provision exists under POSCO Act for juvenile victims. जो जुवेनाइल एज का जो प्रोविजन है वो किसमें यहाँ पे मेंशन है? जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एक्ट के अंदर। बट ऐसा कोई भी एक्ट जो है पॉस्को के अंदर यहाँ पे वो नहीं है। तो इसमें क्या किया जाता है, कई बार जो बच्चों की एज होती है उसके साथ यहाँ पे चेंजेस कर दिए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब फिर जो इन्वेस्टिगेशन की हमने अभी बात की थी, तो ये यहाँ पे टाइम पीरियड दिया गया है कि आपको यहाँ पे 2 महीने के अंदर क्या करना है, आपको पूरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके यहाँ पे देनी है। मैंडेट होता है, मैंडेट है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है ऑफिसर्स के ऊपर, जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है उसके अंदर यहाँ पे प्रेशर हो जाता है। तो वो अपने अकॉर्डिंग उन्हें जो भी ऊपर का मिलता है, जो भी एविडेंस मिलता है, वो उस बेसिस पे यहाँ पे अपना जो रिपोर्ट है उसको दे देते हैं। तो इससे क्या होता है, जो यहाँ पे कंप्लीट बेनिफिट मिलना चाहिए उस इन्वेस्टिगेशन से, है ना, जो भी विक्टिम है उसको जो मिलना चाहिए, जो भी उसके साथ हुआ है, वो सारी चीजें नहीं हो पाई। देखिए यहाँ पे लिखा है, दस इट इज एक्यूज्ड एंड नॉट द विक्टिम हु गेट द बेनिफिट्स ऑफ द कंप्लीटिंग एन इन्वेस्टिगेशन इन शॉर्टर टाइम। तो यहाँ पे जब प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन ही नहीं होती है तो यहाँ पे जो विक्टिम होता है उसको यहाँ पे कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलता है। बेनिफिट किसको मिलता है? यहाँ पे जो एक्यूज्ड होता है। ठीक है, जो एक्यूज पर्सन होता है उसको इसका पूरा बेनिफिट मिल जाता है। क्यों? क्योंकि अच्छे से ना तो इन्वेस्टिगेशन हुई, जिसके कारण यहाँ पे उसके ऊपर हम कोई भी अच्छे तरीके से, जब इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हो तो हम उसको किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं कि हाँ उसने ये क्राइम किया है। ऑलराइट, तो इसमें इसकी बात की गई कि यहाँ पे हमें किसको बेनिफिट मिलता है? एक्यूज को मिलता है, ना कि विक्टिम को मिलता है। तो इसमें यहाँ पे हमें बहुत सारी चेंजेस करने की जरूरत है। यहाँ पे वे फॉरवर्ड में हम अपनी तरफ से बात करें तो यहाँ पे हमें अवेयरनेस की जरूरत है, जुडिशियल सिस्टम में भी, पुलिस स्टेशन में भी, हर जगह हमें यहाँ पे क्या अवेयरनेस की जरूरत है। क्योंकि जो बच्चा होता है वो 18 ईयर से कम है। ठीक है, आपको यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, 18 ईयर से कम है। अब उसके माइंड में कितना ज्यादा यहाँ पे इफेक्ट होगा। अगर फॉर एग्जांपल किसी ए पर्सन के ऊपर यहाँ पे सी पर्सन ने यहाँ पे कोई ऑफेंस किया, क्राइम किया, ठीक है, अब वो पर्सन अगर उस पर्सन को बार बार देखेगा, वो बच्चा बार बार उस पर्सन को देखेगा, तो आप देखिए उसके ऊपर कितना मेंटली प्रेशर उसके ऊपर क्रिएट होगा, कितना साइकोलॉजिकल इफेक्ट उसके ऊपर पड़ेगा। यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, वे फॉरवर्ड में जो पॉस्को है उसको हम स्कूल करिकुलम में ला सकते हैं, ताकि हम लोगों में और ज़्यादा अवेयरनेस फैला सकें। अगर कोई भी ऐसा क्राइम होता है तो हम उसको जल्दी से जल्दी रिपोर्ट कर सकें। ठीक है, यहाँ पे हम चाइल्ड हेल्पलाइन की बात कर सकते हैं। ठीक है, चाइल्ड हेल्पलाइन। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, जो एनजीओ और कम्युनिटीज़ हैं, हम इनका पार्टिसिपेशन हमें करवाना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये पार्टिसिपेट करें। तो हम यहाँ पे क्या, इससे जो इस तरीके के क्राइम होते हैं उनसे हम निपट सकें। ठीक है, तो ये सारे मेजर्स हैं हम जो ले सकते हैं। इसमें पूरा इन्वेस्टिगेशन की भी बात की गई कि हम हमारे जो इन्वेस्टिगेशन है इसको हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ठीक है ना, और जो डेटा वगैरह है उसको हमें प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। तो ये पूरा आर्टिकल था, आई होप आपको ये क्लियर होगा। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पे एसर की रिपोर्ट आई है, इसको हमने कल ही डिस्कस किया था। एसर की रिपोर्ट आई है, इसमें से क्या निकलता है, एसर की रिपोर्ट एक एनजीओ है, उसके द्वारा ही की जाती है। प्रथम एनजीओ है ये। हाउस होल्ड क्या है, हाउस होल्ड सर्वे होता है इसमें, मतलब घर घर जाके सर्वे किया जाता है और उसके बाद ये रिपोर्ट आती है। तो इनके जो सीईओ हैं उन्होंने यहाँ पे कुछ बातें कही हैं कि हमें यहाँ पे इस रिपोर्ट में उन्होंने ये कहा कि जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, ठीक है, प्राइमरी और जो हाई स्कूल के बच्चे, हायर एजुकेशन, ठीक है ना, हायर और प्राइमरी की बात करें, यहाँ पे 3 सेक्शन होते हैं ना, प्राइमरी, एक होता है प्राइमरी, ठीक है, फिर होता है मिडिल, उसके बाद होता है हाई। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि हमें प्राइमरी और हाई स्कूल के बच्चों में तो अच्छा देखने को मिल रहा है कि वो अच्छे से वर्क करें। क्यों? क्योंकि जो टीचर्स होते हैं वो मेनली प्राइमरी बच्चों पर फोकस करते हैं कि वो अच्छे से वो करें, और फिर हाई स्कूल में जैसे कि हमारे जो बोर्ड एग्जाम आ जाते हैं कि एमपी बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, हमारा जो सीबीएसई बोर्ड है, तो हम मेनली बोर्ड पर फोकस करते हैं, तो हम उन बच्चों पर ज़्यादा फोकस करते हैं। बट इस बीच में जो हमारे जो मिडिल स्कूल बच्चे, जो मिडिल क्लास बच्चे हैं, मतलब जो मिडिल टर्म में आते हैं, उन पर ज़्यादा हम यहाँ पे क्या कर पाते हैं, फोकस नहीं कर पाते हैं। जिस वजह से क्या होता है, जो मेन कंसर्न का कौन है, यहाँ पे जो हमारे मिडिल स्कूल चिल्ड्रन है वो यहाँ पे कंसर्न में आ जाते हैं। अब यहाँ पे हमने ये देखने को मिला है कि कंसर्न क्या है, कि जो उनकी रीडिंग एबिलिटी है उसमें हमें यहाँ पे इफेक्ट देखने को मिला है। हाँ, यहाँ पे हम जैसे कि हमने कल भी हमने बात की थी कि जब भी हम बच्चों को यहाँ पे
ट्यूशन के लिए भेजते हैं, ठीक है। हम एडमिशन तो करवाते हैं आजकल तो हर जगह, मतलब बच्चा स्कूल गया है नहीं, वो नर्सरी क्लास में भी होगा फिर भी उसको आप ट्यूशन में डाल देते हैं, तो ट्यूशन के लिए भेजते हैं। तो जब यहाँ पे ट्यूशन कोचिंग की बात होती है तो यहाँ पे मेनली 2 सब्जेक्ट पे फोकस किया जाता है, किस पे, साइंस में और मैथ्स में। तो यहाँ पे उनकी रीडिंग एबिलिटी पे इफेक्ट पड़ता है, जो हमारे अदर सब्जेक्ट्स हैं उन पर यहाँ पे ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता। तो बस इसमें इन्होंने यही बात की कि मेनली जो कंसर्न है वो किस पर है, हमारे जो मिडिल स्कूल चिल्ड्रन है उन पे मेनली यहाँ पे कंसर्न शो किया गया है। इसमें यहाँ पे डेटा भी बताया गया कि हाँ, जो हमारा डेटा बताया है कि यहाँ पे देखिए हमारा क्या, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022, इसका एम क्या था कि गिवन हाई प्रायोरिटी टू द एक्विजिशन ऑफ फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरिसी स्किल स्पेशली फॉर चिल्ड्रन इन अर्ली ग्रेड्स। तो इसमें जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसमें हमारा मेन एम क्या था कि जितने भी बच्चे हमारे रूरल हो या फिर अर्बन सिटी के हैं, तो अर्ली एजेस में, मतलब कि हम जो स्टार्टिंग की जो हमारी एज होती है 3 से 6 से 14 साल तक की एज में, तो सारे बच्चों में हमें यहाँ पे क्या करना है, उनकी जो लिटरेसी और न्यूमरेसी स्किल है उसको इन्हेंस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आता है निपुण भारत। क्या है निपुण भारत, क्या है, इज अ नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी एंड रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। द गवर्नमेंट फ्लैगशिप प्रोग्राम डिजाइन द ट्रांसलेट पॉलिसी इनटू प्रैक्टिस इज बिगनिंग टू हैव ट्रैक्शन इन मैनी स्टेट्स। तो ये निपुण भारत के अंदर भी हम मेनली क्या देख रहे हैं कि बच्चों की जो न्यूमरेसी की अंडरस्टैंडिंग है, वो हर चीज़ों मैथ्स के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करवा रहे हैं, नहीं रीडिंग की जो उनकी एबिलिटी है उसके बारे में यहाँ पे ये निपुण भारत प्रोग्राम आया था। अब इसमें देखिए हमें यहाँ पे ये भी बताएगा कि जो बच्चों का इनरोलमेंट है, हमने यहाँ पे देखा कोविड-19 के कारण हमें यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चों का जो इनरोलमेंट है वो ज़्यादा देखने को मिला। 2018 का अगर हम डेटा देखें तो उसमें 97.8% बच्चों का जो इनरोलमेंट था 6 से 14 ईयर के बीच में हमें देखने को मिला, और 2022 असर की इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कितना ये बढ़ गया, 98.4%। ये बढ़ तो रहा है, बट इसमें मेनली कंसर्न किस पे आ रही है, जो बच्चों की रीडिंग एबिलिटी है वो मिसिंग है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे सेवरल, अब देखिए जो ये इसमें जो इम्प्रूव हुआ है इस डेटा में, तो इसके बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। अब जैसे कि आप सभी को पता है कोविड लग गया था, स्कूल तो बंद ही हो गए थे, बट जो प्राइवेट स्कूल है उनकी जितनी फीस है वो आपको पे करनी पड़ रही थी, ठीक है। अब इसके कारण यहाँ पे इन्फ्लेशन वगैरह भी हुए थे, हमारे कोविड के कारण यहाँ पे पैसों की कमी आ रही थी, इन्फ्लेशन हो रहे थे, तो पेरेंट्स क्या कर रहे थे, अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल कर गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे थे। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल की जो फीस होती है वो बहुत कम होती है, तो यहाँ पे वो उसको अफोर्ड कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि बच्चा स्कूल तो जा नहीं रहा है, ठीक है। तो इसके कारण यहाँ पे बहुत सारे इस तरीके की जो प्रॉब्लम आ रही थी, इसके कारण हमें मे बी यहाँ पे ये राइज देखने को मिला है। तो ये पूरा इसी के बारे में बताया है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कंट्रोलिंग डायबिटीज़। अब देखिए डायबिटीज़ किस लिए होती है, कैसे होती है, आप सभी को पता है कैसे होती है। जब हमारी बॉडी में जो इंसुलिन है या तो वो बनना बंद हो जाते हैं या फिर वो अच्छे से वर्क नहीं करते हैं, तब हमें यहाँ पे डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। हमारी बॉडी में जो शुगर का लेवल होता है उसको कौन कंट्रोल करता है? इंसुलिन कंट्रोल करता है। और जब इंसुलिन ऐसा नहीं कर पाता है, इंसुलिन अच्छे से वर्क नहीं करता है, इंसुलिन का क्रिएशन हमारी बॉडी में नहीं होता है, तब यहाँ पे हमें डायबिटीज़ होती है। तो इसमें यही बताया गया है, एक सर्वे हुआ है नेशनल, ठीक है। इस सर्वे में ये बताया गया है कि चाहे वो पुअर हो या फिर कोई रिच हो, ठीक है ना, हमें हर एक पर्सन, चाहे मेल हो या फिर वो फीमेल हो, हमें हर एक पर्सन में आज के टाइम पे डायबिटीज़ देखने को मिल रहा है। हम अपने आसपास भी सुनते होंगे कि अरे इनको डायबिटीज़ हो गया, अरे उनको डायबिटीज़ हो गया, वो आंटी को डायबिटीज़ होगा, इनको डायबिटीज़ हो गया, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे डायबिटीज़ एक तरीके से नॉर्मल हो गया आज। पहले हमें कभी कभी सुनने को मिलता था कि हाँ किसी भी पर्सन को डायबिटीज़ हुआ है, बट आजकल आसपास जितने भी लोग हैं, ऑलमोस्ट मैंने तो बहुत सारे लोगों को देखा है जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे इसमें मेन कंसर्न क्या आ जाता है, क्यों ऐसी चीज़ें हो रही हैं? मेनली क्या होता है ना, हम अवेयरनेस की बात है इसमें, ठीक है। अवेयरनेस इन द सेंस, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम अपनी बात करते हैं, हम स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, हम एजुकेटेड हैं, हमें सारी चीज़ें पता है कि डायबिटीज़ क्या होता है, कैसे होता है, हमें सारी डिसीज़ के बारे में पता है, हमें ये पता है कि हम किस तरीके से इसको रोक सकते हैं। बट क्या हम करते हैं वैसा? हम क्या डेली एक्सरसाइज करते हैं? हम अपनी डाइट का ख्याल रखते हैं?
नहीं, है ना। तो इसमें यही मेन बात आ जाती है क्या, अवेयरनेस की। हम उस चीज़ से अवगत तो हैं, हमें पता है कि वो चीज़ें क्या हैं, बट हम क्या करते हैं, हम उसको अपनी डेली लाइफ में, डेली एक्टिविटी में उसको इन्वॉल्व नहीं करते। तो अब यहाँ पे देखिए NFHS5 का ये डेटा आया है, जिसमें इन्होंने ये बताया कि 10.6% ऑफ वुमेन इन द पुअरेस्ट 20% हाउसहोल्ड आर ईदर और मेडिकेशन टू कंट्रोल डायबिटीज और हैव अ रैंडम ब्लड ग्लूकोज लेवल हायर देन 140 mg/dl मिलीग्राम पर डेसीलीटर। इसमें ये, इस सर्वे में ये बताया गया है, इसका जो डेटा ये बता रहा है कि 10.6% जो विमेन है, पुअरेस्ट में बता रहे हैं यहाँ पे, जो सबसे ज़्यादा गरीब है, उसमें इन्हें ये बताया है कि या तो वो क्या कर रही हैं, डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए दवाइयाँ ले रही हैं, या फिर हमें उसमें ये देखने को मिला कि उनका जो ब्लड है उसमें जो ग्लूकोज है उसका जो लेवल है वो हाई है, ठीक है ना। इस डेटा द करस्पॉन्डिंग फिगर ऑफ फॉर द रिचेस्ट इज 20% ऑफ हाउस होल्ड इज 17%, विच सच मार्जिनल डिफरेंस इट इज़ करेक्ट टू कॉल डायबिटीज़ अ रिच मैन डिसीज। अब देखिए इसमें यह भी बताया गया है कि जो डायबिटीज़ है इसमें जो 20% है उसमें रिचेस्ट भी हैं। पुअरेस्ट की बात करें तो 20 है, और जो रिच पर्सन है उसमें 17% पीपल इंक्लूड होते हैं। इसमें बोथ मैन और विमेन दोनों अफेक्ट हो रहे हैं। इसमें यहाँ पे क्या है, इशू क्यों हो रहा है, लॉट ऑफ चेंजेस इन अर्बन डाइट्स। यहाँ पे देखिए हमें पता है कि जो हम जंक फूड खाते हैं, हम फैट और ऑयल कोई ऐसी चीज़ें खाते हैं, तो ये हमारे लिए, हमारी जो हेल्थ है उसके लिए हार्मफुल है, ठीक है ना। बट हम क्या ऐसा खाना रोकते हैं, हम आए दिन फूड स्ट्रीट में पहुंच जाते हैं, वहाँ पे कुछ ना कुछ जंक फूड, या तो नूडल्स खा रहे हैं, या फिर नूडल्स खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, आजकल मोमोज का इतना क्रेज है, हम मोमोज खा रहे हैं, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट जो इम्पैक्ट होता है वो हमारी हेल्थ में पड़ता है, ठीक है। तो इसमें यही बताएगा जो हमारा डाइट है वो बैलेंस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ जाते हैं, डाइट, फिजिकल एक्टिविटी, ऑल्सो द काइंड ऑफ स्ट्रेस लेवल। यहाँ पे हमें स्ट्रेस भी देखने को बहुत मिलता है, ठीक है। हर एक पर्सन में स्ट्रेस के कारण भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डायबिटीज हमें देखने को मिला है। रूटीन हेल्थ सर्विस डू नॉट रियली रीच द पुअर इन एडिक्वेट नंबर ऑफ टाइमली डायग्नोसिस। इसमें क्या है, रूटीन हेल्थ सर्विस भी नहीं प्रोवाइड किया जाता। तो इसमें हमें मेनली क्या है, क्या क्या यहाँ पे कंसर्न क्या आते हैं, देखिए यहाँ पे मेनली हम अवेयरनेस की बात आ जाती है, ठीक है ना। हमें यहाँ पे अवेयरनेस करना होगा, हमारा जो डाइट है उसको हमें इम्प्रूव करना होगा, न्यूट्रिशन पे हमें ध्यान रखना होगा, जो हमारा न्यूट्रिशन है उससे हमें डेली एक्सरसाइज, ठीक है। अब क्या है, जो एक्सरसाइज है इसको हम एक अलग से अपना पार्ट मान लेते हैं कि ये क्या अलग से एक काम है, हमें करना ही है, बट इसको हमें अलग से नहीं, इसको हमारा जो बेसिक है हमें इसको अपनी लाइफ से जोड़ना होगा, ठीक है। यहाँ पे फिर क्या है, ये भी आ जाता है कि लैक ऑफ परचेसिंग कैपेसिटी, ये किस में आ जाता है, जैसे कि जो लैक ऑफ परचेसिंग कैपेसिटी इन द सेंस हम ये कह सकते हैं जिसके पास जो पुअर पीपल है, ठीक है, जो पुअर पीपल है उनके पास क्या है, इतने ज़्यादा पैसे नहीं हो पाते, इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा है, उनके पास इतने पैसे नहीं हो पाते कि वो प्रॉपर डाइट जो प्लेट में हमारा होना चाहिए, हमारी प्लेट में जो भी न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो इसकी वजह से भी हमें यहाँ पे इस तरीके की जो बीमारियां हैं वो देखने को मिल रही हैं। तो इसमें फिर से ये डेटा बताया गया है सारी चीज़ें। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, द करस्पॉन्डिंग फिगर ऑफ वुमेन हु कंप्लीटेड 11 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग वॉज मच लोअर 8.4%। तो इसमें बस यही है कि हमें क्या करना होगा, अवेयरनेस फैलाना होगा, हमारी जो डाइट है उसको इम्प्रूव करना होगा, न्यूट्रिशन लेवल हमारा इम्प्रूव करना होगा, हमें हमारी जो डेली एक्सरसाइज है उस पर यहाँ पे फोकस करना होगा। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं यहाँ पे नेशनल एक्सपोर्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसमें क्या है कि इंडियन फार्मा फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड एंड कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन बेटर नोन एज अमूल, तो अमूल एंड नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NCDC will be promotes of the society and contribute 100 crore each, ठीक है। द सोसाइटी विल हैव टू ऑथराइज शेयर कैपिटल 2000 करोड़ विद द एरिया ऑफ ऑपरेशन। तो इसमें मेनली ये कि जो अमूल है, इसमें ये कह रहे हैं कि जो हमारा डेयरी प्रोडक्ट है इसमें अगर कुछ हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, राइस देखने को मिल रहा है, तो हम उसको क्या करें, उसको हम यहाँ पे एक्सपोर्ट करें। इसमें मेनली एक्सपोर्ट की बात की गई। तो किसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे, जो हमारा नेशनल कोऑपरेटिव
नेशनल एक्सपोर्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, यहाँ पे जो हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनमें एक्सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो उसमें यहाँ पे टोटल कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हमारे उस सोसाइटी को, 100 करोड़ ईच। यहाँ पे सारे 100 का, बस इसमें हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है आरबीआई टू गाइड इन्फ्लेशन टू 4% बाय 2024। इसमें क्या बताया गया कि आरबीआई को यहाँ पे गाइड करना है कि हम क्या करें, हमारा जो टारगेट है 2024 में जो इन्फ्लेशन है वो 4% से ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पे आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसके जो ऑब्जेक्टिव्स है उनकी बात की गई कि आरबीआई को अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में यहाँ पे क्या करना होगा, इम्प्रूवमेंट लाना पड़ेगा, इस तरीके की पॉलिसी लाना पड़ेगा कि 2024 में जो हमारा इन्फ्लेशन रेट है वो 4% से ज़्यादा ना हो। तो इसमें अभी ऐसा कुछ भी रिलेवेंट नहीं है, ये जीएस पेपर 3 से हमारे लिए रिलेवेंट हो जाता है। यहाँ पे हमारे लिए मॉनेटरी पॉलिसी यहाँ पे रिलेवेंट हो जाती है। मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, आरबीआई बनाता है, ठीक है। आरबीआई की जो पॉलिसी होती है फाइनेंस को देखने के लिए, उसको चेक बैलेंस करने के लिए, जो भी हमारी जो लेकर आती है वो होती है मॉनेटरी पॉलिसी। और गवर्नमेंट की कौन सी होती है, यहाँ पे आपको याद रखना, गवर्नमेंट की होती है फिजिकल पॉलिसी, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई। सो दैट फॉर ऑल टुडे। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। तो अगर आपको कोई भी इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।